हमारे साथ दीपक जसानी बने हुए हैं। दीपक, इनफैक्ट नताशा ने अभी जो बात कही कि द नेक्स्ट वेव ऑफ रन अप एक्चुअली ट्रिगर होगा जो और बड़ी कंपनीज के नंबर्स आने हैं, स्पेशली स्टॉक्स लाइक SBI, इनसे। नाउ व्हाट इज़ योर सेंस, आर वी समवेयर, जैसे आपने खुद कहा कि एक हल्का माइनर सा बबल फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, लेकिन जो GST है, जैसे आपने कहा कि ये पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए, इसे मार्केट इतना फैक्टर इन कर चुका है, बीट लॉजिस्टिक स्टॉक्स और दी ओवरऑल मार्केट, कि एक बार GST क्लियर हो गया उसके बाद मार्केट के पास अगला बड़ा ट्रिगर होगा क्या? बिकॉज बाय देन विल बी डन विद द अर्निंग सीजन एज वेल। हाँ, मैंने पहले ही आपको बताया कि GST जब पास हो जाएगा तो शायद उसके बाद वाला जो राइज होगा दैट कुड बी अ टॉप फॉर्मेशन, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि उसके बाद मार्केट्स में ट्रिगर कोई खास बचते नहीं है। मॉनसून का अभी तक का प्रोग्रेस अच्छा है, 27 जुलाई तक का मॉनसून इज़ एज पर दी लॉन्ग पीरियड एवरेज, सो देयर इज़ नो डेफिसिट भी नहीं है और कोई एक्सेस भी नहीं है। कुछ क्षेत्रों में ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा डेफिसिट है, बट शायद ये वीकेंड पे वहाँ पे भी काफ़ी बारिश हो चुकी है। तो मानसून का ट्रिगर, मानसून का भी डिस्काउंटिंग काफ़ी हद तक हो चुका है बाज़ार के इंडिविजुअल स्टॉक्स के प्राइजेज़ में। तो इसके बाद कोई बड़ा ट्रिगर तो मेरे ख्याल से US प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है, बट उसका भी हमारे मार्केट्स पे कोई खास बड़ा असर होना मुझे नहीं लगता है। कोई भी कैंडिडेट चुन के आ जाए तो इंडिया को नॉमिनल 2-4 दिनों का इम्पैक्ट आ सकता है, उसके बाद अपना ऑन ट्रेजेक्ट्री इंडियन मार्केट्स की बनी रहेगी। तो ये भी कोई बड़ा ट्रिगर होने की कोई उम्मीद नहीं है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एंड जियोपॉलिटिकल मैटर्स, ये दो चीज़ हमको कॉन्स्टेंटली मेजर करनी पड़ेगी, मॉनिटर करनी पड़ेगी। वहाँ पे कभी भी कोई नेगेटिव सरप्राइज आ सकता है। पॉजिटिव डेवलपमेंट और पॉजिटिव सरप्राइजेस बेसिकली हमको नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स वहाँ के आसपास हमें शायद देखने को मिलेंगे, क्योंकि तब तक हमारा Q2 का बेस भी काफ़ी कम था। Q2 वैसे भी सीजनली थोड़ा सा वीक क्वार्टर है, लेकिन अगर ये Q2 का नंबर्स लास्ट Q2 से अच्छा आता है, ब्रॉड बेस रिकवरी दिखती है, तो वो इंडिया के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है। चलिए, इस बीच हमारे साथ मिस्टर अजय बोटके भी हैं बात करने के लिए। अजय जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अजय जी, ऑलमोस्ट आप देखिए, ठीक है, आज आपका दिन जो है ना, जिस दिन हम आपसे बात कर रहे हैं, बड़ा एक अच्छा दिन है ये समझने के लिए कि एग्जैक्टली बाजार चाहता क्या है। LNT के नंबर्स आपने देखे सर, ICICI बैंक के नंबर्स आपने देखे, एक नंबर्स हमने देखे थे डॉक्टर रेड्डीज़ के। जो स्ट्रीट का रिएक्शन है नंबर्स के ऊपर, अभी हम कुछ देर पहले GST बिल के पास होने की बात भी कर रहे थे, बाजार चाहता क्या? इन लेवल्स पे हर चीज़ बाजार खरीदने में इंटरेस्टेड है, और ये जो पैटर्न है बाजार का, हर चीज़ को खरीदो, लोअर लेवल्स पे खरीदो, हायर लेवल्स पे खरीदो, ये कब तक कायम रहेगा? बाजार इस वक्त ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री में आ चुका है या नहीं आ चुका, और कितने परसेंटेज से ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री में आ चुका है? गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अगर आप देखेंगे तो जुलाई के महीने में तकरीबन $25 बिलियन का इनफ्लो इमर्जिंग मार्केट्स में हुआ है, और रफली $15 बिलियन इमर्जिंग एक्विटीज़ में हुआ है, और रेस्ट इमर्जिंग मार्केट डेट इंस्ट्रूमेंट्स में हुआ है। और इन टॉरेंट ऑफ फ्लोज जो FIs ने इमर्जिंग मार्केट्स में किए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा फ्लोज इमर्जिंग एशिया में आए हैं, और इंडिया हैज़ बीन वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज ऑफ दोज फ्लोज। तो व्हाट इज अंडरपिनिंग दिस अपसर्ज इन एक्विटीज इन इंडिया इज इसेंशियली टॉरेंट ऑफ FI इनफ्लोज। उसके सामने अगर आप देखेंगे तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की जो फ्लोज है, दे हैव कम डाउन टू अ ट्रिकल। तो एक तरह से जो कॉशियस अप्रोच रिडेम्पशंस जो आ रहे हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल एक्विटीज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं एक तरह से जो एडवेंचरिज्म है उसके पीपल आर गेटिंग वरिड अबाउट दिस एडवेंचरिज्म, एंड सॉर्ट ऑफ at higher levels I think there is a tendency to be cautious in the market, and yet the market is defined and going up. जैसे आपके प्रीवियस स्पीकर ने कहा कि ऑलमोस्ट ऑल द पॉजिटिव्स अगर आप देखेंगे तो बाजार जब बजट के बाद क्यों चढ़ा, 3 या 4 इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स थे। सबसे पहला था कि आफ्टर 2 years ऑफ ड्राउट एक बाउंटीफुल मॉनसून्स के फोरकास्ट IMD ने किया था। अभी तक हमने जो प्रोग्रेस देखा है तो उसमें नियर नॉर्मल मॉनसून्स आ चुके हैं, वेरी गुड स्पेशल एंड टेम्पोरल स्प्रेड मॉनसून्स का हो चुका है। इसका इम्पैक्ट अक्टूबर नवंबर के बाद एग्रीगेट डिमांड पे
आने की संभावना है, स्पेशली रूरल डिमांड जो सप्रेस था उस पर आने की संभावना है, लेकिन वो काफ़ी हद तक डिस्काउंट हो चुका है। दूसरा ट्रिगर ये था उस वक्त कि एक 7th पे कमीशन अवार्ड के चेक्स जो अगस्त में अब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पॉकेट्स में आनी चाहिए, जिससे अर्बन कंजम्पशन पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आना चाहिए। और तीसरा एक्सपेक्टेशन था कि जीएसटी पारित होना, वहाँ पे भी मोरलेस कंसेंसस हो चुका है एंड होपफुली द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल शुड गेट क्लियर्ड सूनर रादर देन लेटर। ये तीनों में हमने देखा है कि डिस्काउंटिंग हो चुका है। चौथा ये जो था कि यूएस इंटरेस्ट रेट्स में जो इजाफा होने की संभावना थी वो जल्दी न हो और दिसंबर 16 के आसपास ही हो। अब हमने जो पिछले हफ्ते में यूएस का सेकंड क्वार्टर का जीडीपी का डेटा देखा है वो एक्सेप्शनली वीक है और इससे ये क्लियरली प्रतीत होता है कि जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के चांसेस है वो पुश बैक हो गए हैं और दिसंबर 16 के पहले बहुत ही कम चांसेस है इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने के लिए। तो ये परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो ये 3-4 फैक्टर्स जो है मेरे ख्याल से मार्केट ने डिस्काउंट करके रखे हैं। अभी और 2 चीजें मार्केट देखेगा। सबसे पहले देखेगा कि आरबीआई गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट है वो कौन व्यक्ति आएगा। If a person that is appointed is perceived by the market to conduct independent monetary policy, the markets will give a thumbs up. And second thing the market will look at is the constitution of the monetary policy committee. तो मेरे ख्याल से as the markets is moving up, investors need to be cautious. Investors need not be adventurous because a correction is due. And what is the trigger that will lead to the correction? I think maybe that no one can predict. But clearly the market is looking frothy at the current levels. बिल्कुल। नताशा, आप कोई ट्रेड्स रेकमेंड करना चाहेंगे क्या इस समय फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, शॉर्ट टू मीडियम टर्म? बिकॉज थोड़ी सी नर्वसनेस जैसे अभी हमारे बाकी स्पीकर्स भी बता रहे हैं इस समय है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, नॉट इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स। जो इस समय स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं वो जितनी भी कंजम्पशन ड्रिवन स्टॉक्स हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं इस लेवल पे, क्योंकि जो 7th पे कमीशन का जो पे आउट है उससे एक स्पर्ट आना चाहिए बाइंग में, पर्टिकुलरली होम इम्प्रूवमेंट एज वेल एज होम इम्प्रूवमेंट इन पर्टिकुलर, क्योंकि अपकमिंग फेस्टिव सीज़न है उसके लिए भी लोग तैयारी करते हैं। तो इसको देखते हुए जो स्टॉक्स जो कि हम लोग रेकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, उनमें इंक्लूडेड है HSIL, सेरा, सोमानी सेरामिक्स, कजारिया सेरामिक्स, बेसिकली स्टॉक्स जो कि होम इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं, थिंग्स लाइक सेंचुरी प्लाईवुड। सो दीज आर द स्टॉक्स दैट वी कैन लुक एट फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। इस बीच आप देखिए ये निफ्टी ने 8700 को स्ट्राइक किया। मैं एक चीज़ आपके स्क्रीन पर रखना चाहूँगा और आई थिंक वो है 8700 की कॉल ऑप्शन। बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है आपके स्क्रीन पे देखिए। अब जिससे हम 8700 को अप्रोच कर रहे हैं, 40,000 शेयर इस कॉल में कम हुए हैं और प्रीमियम 21 रुपये ऊपर गया है। दैट मीन्स यहाँ का जो कॉल राइटर था वो धीरे धीरे ये मैंडेट दे रहा है कि माइट बी 8710 की जोन जो है वो क्रॉस हो सकती है, वो बाहर निकल रहा है। और याद रखिए इस वक्त 8700 का जो आउटस्टैंडिंग ओआई है वो है करीब 26,93,000 और इसके आगे की जो स्ट्राइक है ना 8800 की, उसमें 32,88,000 का आउटस्टैंडिंग ओआई है। तो स्टैटिस्टिक्स फॉर द टाइमिंग, आई मीन मैं अभी ओवर सोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कॉल ऑप्शंस के जरिए बात कर रहा हूँ कि 8700 का जो कॉल राइटर है वो धीरे धीरे ये मूव 8700 के ऊपर जाए, इस बात का मैंडेट दे रहा है। खैर, बात को एक बार फिर से अगर आप देखें स्टॉक स्पेसिफिकली आते हैं। अजय जी, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा। आई मीन इस बार इस अर्निंग सीजन में ना, आई मीन 2 चीज़ें हुई। बैंक्स में एक क्लियर कट अगर आप देखें डाइवर्जन नज़र आया। जो PSU बैंक्स इस अर्निंग सीजन के पहले से चल चुके थे वो आके थम गए, उन्होंने अपना गेन्स अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट सिक्योर करके रखा है, सरेंडर नहीं किया है। और दूसरी तरफ स्टॉक लाइक येस बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, दे आर गेटिंग देयर न्यू हाइज। Q1 के बाद ये जो प्राइसेस हैं इसमें आप क्या देखते हैं? कहाँ ज़्यादा मूव देखते हैं, कहाँ ज़्यादा डाउन साइड देखते हैं? जो अर्निंग सीजन के अभी तक जो हुआ है वो बहुत ही पैची है। अगर आपने देखा कि बैंकिंग क्षेत्र में स्पेशली इट इज़ अ स्टोरी ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग हाफ्स। जो रिटेल फोकस प्राइवेट बैंक्स है उनका परफॉर्मेंस जो गत 2 या 3 क्वार्टर से अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा था उसी ट्रजेक्टरी पे जा रहा है। वेरी स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ दिखा रहे हैं वो, और उनकी एसेट क्वालिटी प्रिस्टीन है। वेराज अगर आपने उसको जक्सटापोज किया जो कॉर्पोरेट फोकस्ड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, उसमें भले PNB हो या ICICI बैंक हो या एक्सिस बैंक हो,
तो उसमें क्लियरली हमें ये दिखाई पड़ता है कि क्रेडिट ग्रोथ बहुत ही टेपिड हो रहा है, एनआई ग्रोथ बहुत टेपिड हो रहा है क्योंकि काफ़ी रिवर्सल इंटरेस्ट रेट्स के हो रहे हैं, इंटरेस्ट अक्रूवल के हो रहे हैं। और सबसे जो चिंताजनक बात है कि फ्रेश स्लिपेजेस जो है उनमें घटौती जिस मात्रा में होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। अगर आपने आईसीआईसीआई बैंक के ही नंबर देखे तो 8,200 करोड़ का जो फ्रेश स्लिपेज है वो बहुत ही ज़्यादा था मार्केट एक्सपेक्टेशन से, एंड जो एआरसी सेल्स थे वो भी बहुत ज़्यादा थे। तो अगर आपने ये दोनों कंबाइन परिप्रेक्ष्य में देखा तो इनमें मेरे ख्याल से और 2 या 3 क्वार्टर्स जाने पड़ेंगे जब तक हमें बॉटमिंग आउट न हो। लेकिन मार्केट ने तो ऑलरेडी उनको काफ़ी स्ट्रांगली डिस्काउंट करके रखा है। जैसे आपने कहा पीएसयू बैंक्स में स्पेशली बहुत ही स्ट्रांग हमने अपमूव देखा है एक्सपेक्टेशन में कि कहीं ये वर्स्ट इज बिहाइंड अस, लेकिन मेरे ख्याल से दैट इज नॉट द केस। वन नीड्स टू वेट फॉर 2 or 3 more quarters, and till that time money will continue to gravitate towards although the banks are richly valued, private retail focused private banks like IndusInd Bank and HDFC Bank। इसमें एक एक्सेप्शन है यस बैंक का, जो भले कॉर्पोरेट फोकस्ड है लेकिन गत 3 क्वार्टर से देखा है हमने कि उनकी एसेट क्वालिटी हैज हेल्ड अप सो वेल, एक प्रिस्टीन एसेट क्वालिटी, वेरी स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग एनआई ग्रोथ। तो मेरे ख्याल से यस बैंक, HDFC बैंक एंड IndusInd बैंक स्टैंड हेड एंड शोल्डर अबव ऑल द अदर बैंक्स। अगर आपने बाकी के सेक्टर्स का मुझे पूछा तो सीमेंट एक क्षेत्र है जहां पे हमने देखा कि कॉस्ट कर्टेलमेंट मेजर्स के कारण कंपनीज ने एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है। वहां पे भी जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम आया है, और प्राइसिंग अभी भी प्राइसिंग पावर उनके पास नहीं है। लेकिन एज अ गुड मॉनसून विल लीड टू सर्ज इन रूरल हाउसिंग पोस्ट अक्टूबर नवंबर, मेरे ख्याल से प्राइसिंग पावर वापस आनी चाहिए। तो ये एक क्षेत्र है जहां पे मेरे ख्याल से अभी भी अपसाइड बाकी है। कंपनीज लाइक ACC, हाइडलबर्ग सीमेंट और JK लक्ष्मी सीमेंट स्टैंड आउट इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस in the current quarter and the outlook that they have given for the next 1 year or so। मेरे ख्याल से सीमेंट क्षेत्र में आपको निवेश मीडियम टर्म से देखना चाहिए। जी चलिए नताशा, इस बीच शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। आशीष केलकर हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, मॉर्निंग टू यू। अच्छा मोमेंटम, निफ्टी ऑलमोस्ट एट 8700, इनफैक्ट टच किया भी इसने इसे, 8703 तक ये गया। आप क्या ट्रेड रेकमेंड करेंगे आशीष? अगर स्पेसिफिकली निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी के लिए आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए 8640 का हमें लेवल वॉच करते रहना चाहिए। उसके ऊपर बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा और अगले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में ही 8790 का लक्ष्य निफ्टी टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल हम इसके एग्जैक्टली बीच में है, तो निफ्टी पर कोई ट्रेड करना यहाँ पे मुनासिब नहीं होगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने की मेरी सलाह होगी। स्टॉक्स पे 1-2 स्टॉक्स देना चाहिए जिन पर नजर रखनी चाहिए? यस डेफिनेटली। सबसे पहला स्टॉक मैं जो रिकमेंड करना चाहूँगा यहाँ पे वो होगा इप्का लैब्स। हालांकि आज सुबह भी जब मेरा शो हुआ था वहाँ पे मैंने ये स्टॉक रिकमेंड किया था। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस जो रिकमेंड करना चाहूँगा वो होगा 505 रुपये का, और लक्ष्य जो अगले 1-2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में दिखाई देगा वो होगा 535 रुपये का। जी हाँ, चलिए तो इप्का लैब पर आप नज़र रख सकते हैं।